बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेक्चर सेकंड, चैप्टर 4, फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। केमिकल रिएक्शंस का इससे आप पार्ट 1 भी कहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं, डिटेल है उसमें, और इसलिए इसे शॉर्ट करके मैंने लेक्चर्स बना दिए हैं ताकि आप डिटेल स्टडी करके हर चीज़ को प्रॉपरली समझते भी जाएं। पहली बात, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई। फिजिकल प्रॉपर्टीज में 4 पॉइंट्स को आप नोट कर रहे हैं। वन इज फिजिकल स्टेट। अब इसमें जो अल्कीन्स हैं, कार्बन 2 से शुरू होते हैं, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, दीज आर गैसेस। 15 तक ये लिक्विड है, ऑनवर्ड फिर ये सॉलिड वैक्सी सॉलिड्स बन गए। दूसरी बात, इनकी सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर है। अगर पोलैरिटी थोड़ी बहुत है भी सही तो डबल बॉन्ड की वजह से है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से है। लेकिन पोलर सॉल्वेंट्स में ये इनसॉल्युबल हैं, वाटर इनसॉल्युबल है, क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में रेडियली क्वाइटली सॉल्युबल हैं। डेंसिटी पानी से कम है। फिर आगे इसकी फिजिकल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। वही बात के बॉइलिंग पॉइंट्स में अल्केन्स की तरह हर मैथिलीन ग्रुप होमोलोगस सीरीज में जब डिफर करेंगे तो 20 to 30 डिग्री टेम्परेचर जो है ये इसका सेंटीग्रेड्स का फर्क रहेगा। ब्रांचिंग जो है वो बॉइलिंग पॉइंट को लोअर कर देगी। फिर थोड़ा सा फर्क जो है सीज और ट्रांस अल्कीन्स में भी है। जो ट्रांस है ये नॉन पोलर हो जाते हैं, और जो सीज हैं इसमें थोड़ी सी पोलैरिटी पैदा हो जाती है। तो फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सीज के ज्यादा होंगे और ट्रांस के कम होंगे। इसीलिए जो सीज है ये थोड़ा बहुत डाइपोल मूवमेंट भी शो करेगा। इसी तरह जो डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट्स में हो रहा है वो बात हमें मेल्टिंग पॉइंट्स में नजर नहीं आती। यानी जो रेगुलरिटी डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज नॉट फाउंड इन मेल्टिंग पॉइंट्स। वाई? एक रीजन मैंने बताई थी, अगर आपको याद है, कि क्रिस्टल बनने में या सॉलिड बनने में और जो लिक्विड फॉर्म में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनमें थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। फिर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की वजह से मॉलिक्यूल जब क्लोज होते हैं तो क्लोजली पैकिंग में भी और लिक्विड की सूरत में जो उनकी पैकिंग है उसमें भी फर्क होता है। दैट इज वाई देयर इज नो रेगुलरिटी इन मेल्टिंग पॉइंट्स एज इट इज शोन इन द बॉइलिंग पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट्स आपने यहाँ डिस्कस कर लिए। इसी को जब आप रीड कर लेंगे, आपने क्या करना है, इनके पॉइंट्स बनाते जाएं। नेक्स्ट हम आते हैं। ये एक टेबल मैंने शो किया है, 2 स्लाइड्स की शक्ल में है ये। अच्छा देखें, जो ही कार्बन एटम्स बढ़ते जा रहे हैं
तो उससे इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स में भी एक फ़र्क आ रहा है, डेंसिटी चेंज हो रही है, सॉल्युबिलिटी में साफ ज़रा फ़र्क होगा। तो आप एक कंपैरिजन इस टेबल से नोट कर सकते हैं। ये ट्रांस और सिस का भी फ़र्क दिया हुआ है, सिस टू ब्यूटीन। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अगर आप नोट करें यहाँ, कि इसका ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो है 4 डिग्री, और ट्रांस का देख लें -1 है, 0 से भी कम। और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो -137, इसका कितने -106। बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि ये वैल्यू कम है इसकी निस्बत, ये वैल्यू ज़्यादा है इसकी निस्बत। यानी जो देखें इसका बॉइलिंग पॉइंट है 4 डिग्री है, ये 1 है। ये वजह वही कि थोड़ी सी पोलैरिटी आ गई, उसकी रीज़न आ गई। अब इसमें ये जो सिज है, ये स्ट्रक्चर इसका, अब इसमें जब ये सॉलिड की सूरत में कन्वर्ट होगा, उसमें जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो ज़्यादा बेहतर होगी, देखे इस स्ट्रक्चर की निस्बत। तो अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा बन जाएगी सॉलिड में इसकी निस्बत। सो इसके मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू कम है। ये यही वजाहत इस जगह पर इसमें दी हुई है। ये वही डिफरेंस से शो किया हुआ है, इसमें भी वही बात है। ये देखें कि किस तरह सिमेट्री है, फिट इनटू क्रिस्टलाइन लैटिस मोर पुअरली एंड दस है लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स। अब आगे रिएक्शंस ऑफ द अल्कीन्स। इससे पहले कि हम इसके रिएक्शंस को नोट करें, हम इसकी रिएक्टिविटी और इसके स्ट्रक्चर को भी नोट करेंगे। भाई एक चीज़ तो आपको बड़ी क्लियर है कि अल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ये डबल बॉन्ड वाली जो कार्बन्स हैं इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp2 मिलकर एक तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा वो ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बना देंगे। ये स्ट्रक्चर इसका आ गया। अच्छा, फिर ये जो पाई बॉन्ड बनता है, आपको इल्म है सिग्मा की निस्बत लूज है, वीक बॉन्ड होता है, मोर एक्सपोज्ड होता है। इसी बुनियाद पर जो रिएक्शंस हैं अल्कीन्स के, दो तरह से हम इसे नोट कर रहे हैं। एक वो है जो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को ब्रेक हो पहले, और डबल बॉन्ड उसका पाई बॉन्ड डिस्ट्रॉय हो जाए, उसके साथ ग्रुप्स ऐड हो जाए, तो इन्हें आप क्या नाम देंगे? एडिशन रिएक्शंस का आप नाम दे देंगे। इसके अलावा जो इसका अल्काइल पार्ट है, देखिए बस मैं यहाँ लिख देता हूँ CH2 और डबल बॉन्ड CH2। तो इसे हम इस तरह कहते हैं, ये CH2 और CH2 यानी ये जो है, और फिर ये डबल बॉन्ड इसके दरमियान मौजूद है, यानी पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ये दो साइड्स हैं जिस पर अटैक पॉसिबल है, रिएक्शंस पॉसिबल है। अगर अल्काइल ग्रुप यानी CH2 पर अटैक होता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इसमें पॉसिबल है, और अगर पाई बॉन्ड डिस्ट्रॉय होता है तो फिर उसमें एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। याद रख लें, अल्कीन के दो रिएक्शन मेन आ गए, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। एडिशन पाई बॉन्ड डिस्ट्रॉय करके, और सब्स्टिट्यूशन जो है इसमें आप ये कहेंगे कि डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहे इन द प्रोडक्ट, उससे कोई फर्क ना पड़े, सिर्फ हाइड्रोजन जो अल्काइल ग्रुप है उसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाए। हम ये कैसे मुमकिन होगा? उसके लिए बाय सेलेक्टिंग सूटेबल कंडीशंस, reagents, it is possible to control the reaction
of alkenes to be addition or substitution. Before discussing the reactions, let us look into the nature of the carbon-carbon double bond. As has been earlier discussed, वो सिग्मा पाई बॉन्ड चैप्टर 1 में हमने नेचर ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स में नेचर ऑफ बॉन्ड में हमने एक बात स्टडी की कि सिग्मा बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग है, पाई बॉन्ड वीक है. Pi bond is cloud of electron above and below the plane of the atom, while sigma bond is concentrated between the two nuclei. ये ज़रा डायग्राम आप मुलाहजा करें तो पाई बॉन्ड इज मोर एक्सपोज, यानी ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो चार्ज नेगेटिव, इसका ये मोर एक्सपोज्ड है एज कंपेयर टू दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये जो बीच में है. These pi electrons are less involved in holding together the carbon nuclei than the sigma. The loosely held pi electrons are more exposed to external reagents and are therefore available to attack an electrophilic reagent. ये आपको याद होगा दो रिएजेंट्स, रिएजेंट क्या होते हैं, जो चीज रिएक्टेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक. इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग. इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव. यानी जो चीज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रही है, लव कर रही है, उसके अपने ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा. सो पॉजिटिव स्पीशीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में उसे आप नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी इसे आप कह सकते हैं. और दूसरे हो गए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज. The compound which are deficient in electron, they are called as electrophiles, or they are also called as acids. They can react with alkene. The typical reaction of alkene is thus electrophilic addition. यानी अल्कीन्स में एडिशन रिएक्शन तो होता है, कौन सा एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, उसे आप नाम देंगे. Free radicals are also seek an electron which is provided by an alkene double bond. So alkene is also undergo free radical addition. Beside the addition reactions, alkenes undergo substitution in the alkyl portion. Addition and substitution reactions of the reactions are as below. अब ये आपने इसका स्ट्रक्चर भी नोट कर लिया. ये जो टॉपिक, ये इसकी स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स की सूरत में एक लॉन्ग क्वेश्चन एडजस्ट हो सकता है, ज़हन में रख लें. स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कीन्स के इसमें आप इसे स्टडी करेंगे. अब पहला दिया हुआ है हाइड्रोजिनेशन एज ए रिएक्शन. कोई मुश्किल नहीं इसमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसमें आपने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, CH3 बन गया. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन in the presence of a suitable catalyst is called hydrogenation. हाइड्रोजनेशन में जो कैटलिस्ट यूज होते हैं या तो प्लाटिनम है या पैलाडियम है या इसके अलावा निकल कैटलिस्ट को भी यूज किया जाता है. इसके भी दो तरीके हैं हाइड्रोजनेशन के. एक जिस्म हेट्रोजीनियस हाइड्रोजनेशन कह देते हैं और एक है जिस्म होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन का नाम दे देते हैं. अब इनमें फर्क क्या है, मसलन देखें, इथीन क्या है, एक गैस है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है. हम इथीन को क्या करेंगे, या किसी भी अल्कीन को से उसमें 4 से ज्यादा कार्बन एटम है, हेक्सीन है फर्ज कर लें, प्योरली लिक्विड फॉर्म में होगी. जब इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे और साथ ही कैटलिस्ट भी मिला दें
जैसे प्लाटिनम या पैलाडियम मैंने कहा। तो आम रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इसमें आप थोड़ा सा शेक करेंगे ऐसे, उस शेकिंग से जो हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्ड्स के अंदर एडअप होकर उसे सैचुरेट कर देगी। अच्छा, आप क्या करेंगे कि अनसैचुरेटेड को आपने सैचुरेटेड में बदल लिया, मसलन ऑयल से उसे आपने घी में बदल दिया, वो जो कैटलिस्ट था वो उसी तरह सॉलिड रहेगा और आप आसानी से फिल्टर करके उन दोनों फेजेस को एक दूसरे से जुदा कर देंगे। यानी ये टू फेज हाइड्रोजनेशन कहलाई, हेट्रोजीनियस। बात समझ आई कि कैटलिस्ट जो है वो डिजॉल्व नहीं हुआ सॉल्वेंट के अंदर, बल्कि वो सॉलिड ही रहा है, और हाइड्रोजन जो है वो अल्कीन के अंदर एडअप हो गई। तो ये टू फेज हाइड्रोजनेशन या हेट्रोजीनियस हाइड्रोजनेशन कहलाएगी। ये ज़्यादा बेहतर है। दूसरी जानब क्या है कि बासकत यह है कि वो जो कैटलिस्ट है उसे हम किसी ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स जो है उसे सॉल्वेंट बना के उसके अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं। जब डिज़ोल्व हो जाती है चीज़, जैसे निकल है, इसे आपने डिज़ोल्व कर लिया, या जैसे आप शुगर को पानी में डिज़ोल्व कर लेते तो उसका सोल्यूशन या मिक्सचर कैसा बन जाता है, होमोजीनियस। तो अब देखें, आप हाइड्रोजन ऐड करें लेकिन कैटलिस्ट जो उसके अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में हो, तो इसे आप नाम क्या देंगे, होमोजीनियस हाइड्रोजिनेशन कहेंगे। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है। क्या डिफ़िकल्टी है इसमें कि वो जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट था उसको रिमूव करना फिल्टर करके आसान है। हम हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट, सैचुरेटेड प्रोडक्ट आसानी से फिल्टर करके अलहदा कर लेंगे। और जो होमोजीनियस है, क्योंकि इसमें कैटलिस्ट उसके अंदर डिज़ोल्व शुदा है, उसे फिल्टर करना, सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। मसलन यही एक बात बताता चलूं कि घी जो है इसे निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में ऑयल से घी को हम तैयार करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि निकल इतना बारीक होता है, इसका जो पार्टिकल्स हैं फिर डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं और उसी के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में रह जाते हैं, फिल्टर होकर अलहदा नहीं होते। अब घी में निकल जो है ये भी साथ साथ मौजूद होगा, वो फिल्टर करके हम उसे अलहदा नहीं कर पा रहे। तो इसकी फिर डिसएडवांटेज ये होती है कि निकल जो है ये आकर स्लो ब्लाइंडनेस पैदा करता है, आई साइट पर ये इफ़ेक्ट करता है जो ही इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो ये हाइड्रोजनेशन इन जनरल is an excellent method for converting an alkene into an alkane or any unsaturated compound into the corresponding saturated compound. Thus, ethene reacts with hydrogen at room temperature and low pressure in the presence of metal catalysts like platinum, palladium, nickel to give ethane. Platinum is used as platinum oxide. Palladium is employed as powder supported on charcoal. चारकोल क्या चीज़ है, कार्बन ब्लैक को जब आप हाई टेम्परेचर प्रेशर पर हीट करते हैं तो ये और भी बारीक पाउडर की शक्ल अख्तियार कर लेती है, इसे आप चारकोल का नाम दे देते हैं। अगर थोड़ा सा आपको मैं एक बात याद कराऊं, हम जिस एरिया में रह रहे हैं शुगर इंडस्ट्री का एरिया है, इसमें आप देखते हैं कि ब्लैक कलर की राख जो है ऐश की शक्ल में ब्लैक कलर की, ये बाज़ कात बाहर फेंक देते हैं शुगर मिल के साथ साथ। ये बेसिकली वही चारकोल है जो शुगर केन से उसके कलर को रिमूव करने में यूज़ हो रही है। यहाँ ये सपोर्ट, पैलाडियम सपोर्टर के तौर पर है। निकल जो है ये रैने निकल की सूरत में इसे हम यूज़ करते हैं। रैने निकल क्या है, FSC वाला रिएक्शन आप यहाँ लिख लेंगे,
निकल एल्यूमिनियम एलाई को सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से जब ट्रीट करते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट के साथ निकल जो है ये बारीक पाउडर फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, प्योर फॉर्म में ये सेपरेट होती है एज ए सस्पेंशन ऑफ द निकल। तो ये प्योर होती है इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा बेहतर होगी। अब देखें साइक्लोहेक्सीन है, हाइड्रोजन ऐड कर दी, साइक्लोहेक्सेन बन गई। 1,3 हेक्साडाइन है, इट इज रिएक्टिंग विद 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। वही प्लाटिनम है तो रूम टेम्परेचर पर इट विल गिव एन हेक्सेन। जस्ट क्या हुआ है, यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये हाइड्रोजन जो है इसका बॉन्ड भी ब्रेक हुआ। इट मीन्स के इसमें बुनियादी तौर पर ये पाई बॉन्ड और ये एच एच सिग्मा बॉन्ड ये ब्रेक हो रहे हैं और जो बॉन्ड इस साइड पर आकर उसकी फॉर्मेशन होती है वो सी एच और ये सी एच बॉन्ड है। यानी एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है। बात को समझें ज़रा, डिटेल स्टडी हम इसकी कर रहे हैं। लेकिन इधर जो बॉन्ड बना ये भी एच सी के साथ, ये भी सी एच है, तो ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो मुझे बताएं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहाँ बने प्रोडक्ट के अंदर। तो इसीलिए ये रिएक्टेंट क्यों इस प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोहेक्सीन। जब ये ज़्यादा स्टेबल होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड वीक बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन, सो द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। तो इस अमल को आप हाइड्रोजनेशन कहते हैं। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक मोल डबल बॉन्ड को आप सैचुरेट करते हैं तो आप एक मोल हाइड्रोजन ऐड करेंगे। इस सूरत में जितनी हीट एनर्जी इवॉल्व होगी डेल्टा एच, उस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन आप उसे कहेंगे। तो आमतौर पर देखा यह गया कि मोस्टली जो डबल बॉन्ड्स हैं ये तकरीबन 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी को रिलीज करते हैं एक हाइड्रोजन बॉन्ड ऐड करने से। अब देखें, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आ गई हमारे कि क्वांटिटेटिवली आप हाइड्रोजनेशन को यूज़ कर रहे हैं किस पर्पस के लिए, कि कितने डबल बॉन्ड है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन can also be determined with the help of hydrogenation process two ways. One is by finding quantitatively that how many moles of hydrogen are being added. We can say here that 1 mole of hydrogen is added in cyclohexene while 2 mole of hydrogens are being added in hexadiene. It shows that cyclohexene contain 1 double bond and hexadiene contain 2 double bonds. तो इस तरह से आपने इस चीज़ को फाइंड कर लिया। फिर जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इवॉल्व होगी उससे भी आप इसी बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने उसमें डबल बॉन्ड मौजूद हैं। Since the reaction is quantitative and the volume of hydrogen used can be easily measured, hydrogenation can be used to find the number of double bonds in a compound. Vitamin A requires 5 molecules of hydrogen for complete reduction या hydrogenation to make it saturated, hence has 5 double bonds in its molecule. An industrial application of catalytic hydrogenation is the conversion of vegetable oil to hydrogenated oil, which is sold as synthetic ghee, or partially hydrogenated oil is called as margarine, that is being used in the soap formation. अब ये तो आप पहले पढ़ते आए कि वेजिटेबल ऑयल हाइड्रोजन ऐड कर दी, कैटलिस्ट है, वेजिटेबल घी या मार्जरीन इससे बन गई। Hydrogenation is exothermic reaction. 1 mole of hydrogen add to CC double bond alkene of an alkene, 2 bond of CHR form and sigma HH bond and 1 pi bond is broken. वो जो बात अभी मैंने की है ये उसकी exothermic की वजाहत कर रहे हैं कि exothermic क्यों है। Suppose during the reaction delta H heat is evolved.
Quantity of heat evolved when 1 mole of unsaturated compound is hydrogenated is called heat of hydrogenation. Commonly its value is 120 kilojoule per mole. ये एक टेबल में कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, इसको कंपैरिजन को भी आप इसे नोट करेंगे। एथिलीन के लिए वैल्यू कितनी है? 137, प्रोपिलीन 127, 1 ब्यूटीन 127, सिस 2 ब्यूटीन 120, ट्रांस 2 ब्यूटीन 116, आइसोब्यूटिलीन 119, 1 पेंटीन 126, सिस 2 पेंटीन, और फिर वही बात ट्रांस 2 पेंटीन में भी फिर फर्क आ गया। अब इसमें एक बात ये नोट करें कि जो ही कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ रही है तो हाइड्रोजनेशन की जो एनर्जी है उसकी वैल्यू भी कम होती जा रही है। फिर सीज और ट्रांस में जो ट्रांस है उसकी वैल्यू कम है और सीज की वैल्यू ज़्यादा है। ये किस बात को ज़ाहिर कर, बड़ी इंटरेस्टिंग रिलेशनिंग है कि ये उसकी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली जो अल्कीन्स हैं उसकी लेंथ जो ही बढ़ती जाएगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होती जाएगी और उसकी हाइड्रोजनेशन एनर्जी की वैल्यू लेस होती जाएगी। सीज और ट्रांस में आप देखते हैं ट्रांस अपोजिट साइड पर होते हैं ना डिफरेंट ग्रुप्स, तो ये ज़्यादा स्टेबल है किसकी निस्बत? सीज 2 पेंटीन से कितने? 5 किलो जॉल पर मोल के एतबार से ये ज़्यादा स्टेबल होगा इसकी निस्बत। ये स्टेबल्स को आपने एक कंपैरिजन के तौर पर नोट करना है, नॉलेज के तौर पर कि हम क्या इससे एप्लीकेशंस ले सकते हैं हाइड्रोजनेशन एनर्जी से। ये उसी बात को वजाहत की है जो मैंने ऊपर ही बात बयान कर दी। ये जो पैरा है सारा, इसमें ये सारा पैरा जो जितना ये इसी बात को रिप्रेजेंट किया हुआ है। एडिशन ऑफ हैलोजेंस when alkene is treated with chlorine bromine in an inert solvent। inert solvents वो होते हैं जो तकरीबन नॉन पोलर हों, जो रिएजेंट्स रिएक्टेंट्स के साथ बिल्कुल रिएक्ट ही ना करें, उन्हें आप कहेंगे इनर्ट सॉल्वेंट्स। ए विसिनल डाइहाइलाइड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अच्छा देखें एक बात, अल्कीन्स को हमने प्रिपेयर कहाँ से किया था? विसिनल डाइहाइलाइड से। भाई ये उसी का उलट रिएक्शन हो गया कि CCl4 में अगर हम हेलोजन ऐड कर दें तो वही डाइहाइलाइड वापस हासिल होगा। भाई ये कोई खेल थोड़ी है, भाई केमिस्ट्री है, तो ऐसे रिएक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं हमें। किस लिए? वो भाई प्रिपरेशन भी आप उसी से कर रहे हैं, उससे आप रिएक्शन भी कह रहे हैं। सो दे प्रोवाइड नो इम्पॉर्टेंस, द ओनली इम्पॉर्टेंस लाइज, ठीक है, कि दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं है। अच्छा इसमें यह है कि एडिशन प्रोसीड रैपिडली एट रूम टेम्परेचर फॉर क्लोरीन ब्रोमीन बट आयोडीन जनरली फेल टू रिएक्ट। ये सुस्त है रिएक्ट करने में। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये आगे इसका। तो यानी अच्छा दिस रिएक्शन प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट मेथड for preparing vicinal dibromide such as ethylene dibromide और propylene dibromide। ये नीचे इक्वेशंस हैं इसकी, तो देखो कोई मुश्किल इसमें तो नहीं है कम से कम, कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को यहाँ से पाई बॉन्ड तोड़ दें, BR का सिग्मा बॉन्ड तोड़ दें, एक इधर आ गया एक इधर आ गया, ये तो डायरेक्ट एक रिएक्शन। इसमें जहाँ डबल बॉन्ड है उस जगह पर शो कर दें। हम इसका मैकेनिज्म भी नोट करेंगे। अब ये जो रिएक्शन ब्रोमिनेशन है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट याद रख लें। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट डबल बॉन्ड और इट इज टेस्ट फॉर इथीन। ये जो ब्रोमीन वाटर है या ब्रोमीन CCl4 में
इसके अंदर इसका पर्पल कलर होता है या रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका। जो ही डबल बॉन्ड से रिएक्ट करेगा तो इसका जो कलर है वो बिल्कुल डिसअपेयर हो जाता है, जो इस बात का टेस्ट है। यानी आप कहेंगे कि ये डबल बॉन्ड कंपाउंड ब्रोमीन CCl4, ये प्रोडक्ट इसका बन गया, ये कलरलेस होगा, ये ब्राउन कलर में है इसके अंदर जब सोल्यूशन इसका होगा। तो ये डिटेक्शन ऑफ अल्कीन डबल बॉन्ड के लिए टेस्ट यूज होगा, याद रख लें, बड़ा अहम पॉइंट है इसका। Mechanism is believed to be electrophilic addition of positive bromine to give cyclic bromonium ion, which is then attacked by the bromide ion only from the back side, so that the two bromine atoms are added to the double bond opposite to each other. It is a trans stereochemistry of the product that has led to the concept of the bromonium ion intermediate. ये देख लें, BR although it is नॉन पोलर, लेकिन इसके लिक्विड की सूरत में ये क्या होगा, CCl4 में जब इसे डिजॉल्व करके इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये पोलैरिटी शो करेगा। देखें, डबल बॉन्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, एज ए बेस एक्ट करता है, Br पॉजिटिव है, तो ये Br पॉजिटिव इस हमेशा नेगेटिव इस पर अटैक करता है। यानी ये जो है ये अटैक करेगा, ऐसे आप एरो शो कर दें इस पर, इसने अपना बॉन्ड मजीद इधर कर लिया, यानी इलेक्ट्रॉन भी इससे इधर चला गया, तो ये Br क्या हो जाएगा, दिस Br विल बिकम नेगेटिव आइन, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव जो ये देखे यहाँ इसका अटैक हो गया, यहाँ आप लिख दें प्लस Br नेगेटिव, ये यहाँ जैसे शो कर, ये एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आइन बन गया। अब देखें ये जो Br है ये बैक साइड पर इधर से आकर ये अटैक करेगा यहाँ से, ओनली द वे टू अटैक इज फ्रॉम द बैक साइड ऑफ दिस ब्रोमाइड। यूं ही ये इधर अटैक करेगा बैक पर, ये अपना बॉन्ड यहाँ से क्या करेगा, सेपरेट कर लेगा। ये जिस वक्त यहाँ डबल बॉन्ड होगा और उस वक्त ये अटैच भी हो रहा है, ये डिटैच भी हो रहा है, तो उस वक्त ये तकरीबन देखें ना, ये ट्रांस स्ट्रक्चर को ज़ाहिर कर रहा है। याद रखें, किसी भी सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में ट्रांस स्ट्रक्चर नहीं होता। ट्रांस स्ट्रक्चर हमेशा सिस ट्रांस आइसोमरिज्म अकर इन डबल बॉन्ड कंपाउंड्स, लेकिन हम सिर्फ एक बात को ज़ाहिर करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए इसे ट्रांस कह रहे हैं। द साइक्लोहेक्सेन गिव ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन CCl4। तो ये ब्रोमीन इसमें ऐड अप होगी, यानी ये अगर इस साइड पर है तो ये दूसरी तरफ होगा। ये जो आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन के साथ है, ये जो है इसमें ब्रॉडर लाइन के साथ है, ये इसका एक फ़र्क आ गया जो ट्रांस स्ट्रक्चर को इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है। एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड HOX। एक तो बात याद रख लें, यहाँ एक रिएक्शन आप शो कर दें कि H2O ये जैसे है, प्लस उसमें लिख दें X2, तो ये बन जाएगा HOX प्लस HX, या H2O प्लस Cl2 HOCl प्लस HCl, या H2O प्लस Br2 HOBr प्लस HBr, हाइपोक्लोरस ब्रोमस एसिड बन जाएंगे। तो हम इसे रिएक्शन को शो कर रहे हैं, ब्रोमीन को पानी में डिज़ोल्व किया, इथीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो OH और Br अटैच हो गए, हेलोहाइड्रिन इसमें से प्रोडक्ट बना। देखें, आसान समझने के लिए आपने लिखा HOBr, अच्छा OBr के दरमियान एक ऐसा बॉन्ड शो कर दें, OH नेगेटिव होगा, Br इसमें पॉजिटिव होगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से ख़त्म, एक Br को आप यहाँ लगा देंगे, एक OH को आप इस साइड पर लगा देंगे। अब अगर ये क्लोरीन के साथ है तो OH और देखिए उसी तरह
OCl। तो Cl और OH के दरमियान बॉन्ड आ गया, OH पर नेगेटिव, Cl पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो OH है ये हमेशा इस कार्बन के साथ जाकर अटैच होगा, इसके साथ अटैच नहीं होगा। ये इसका प्रोडक्ट, वो मार्कोनिकोव्स रूल को अगर आप जहन में रखें, द प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द सेम इंटरमीडिएट ब्रोमोनियम आयन। ये देखें वही एक तरीका इसका आ गया, और ब्रोमोनियम आयन पानी के साथ ये इसका देखें रिएक्शन हो गया, जिसमें ये OH2 इससे ऊपर अटैच हो रहा है, और एक H जो है ये प्रोटॉन शिफ्ट हो गया, CH2Br CH2OH, वो यानी ट्रांस स्ट्रक्चर के ज़रिए ये इसके अंदर इसकी एडिशन हो गई। तो बस ये आज का रिएक्शन था। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह की अमान।